क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? तो फर्स्ट है आपके इसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो इसके अंदर है कि इंसुलिन हेल्प्स टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल by promoting the uptake and storage of glucose in the liver, muscles and adipose tissues. It promotes the synthesis of glycogen in the liver and in the muscles and inhibits the breakdown of the glycogen in these tissues. Here, the insulin also enhances the uptake of amino acids by the muscles, which promotes the protein synthesis and tissue growth. ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है और जो आपके लीवर है, मसल से, एडिपोज टिश्यूज है, यहाँ से जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करता, अपटेक को प्रमोट करता है, इसके स्टोरेज को प्रमोट करता है। दैट मीन्स इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा और सेकेंडली लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज का अपटेक करवा के ग्लूकोज को स्टोर करेगा और ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है? जो आपके लीवर है, मसल्स है, वहां पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। दैट मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, और इन टिश्यूज के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसके ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन नहीं होने देता और जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है? आपके मसल्स के थ्रू अमाइनो एसिड्स के अपटेक को भी इनहांस करता है कि अमाइनो एसिड्स को भी यहाँ पर अपटेक किया जाए और अमीनो एसिड से प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाए और प्रोटीन के सिंथेसिस करके टिश्यूज की ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, यानी कि टिश्यूज की ग्रोथ की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस और टिश्यू ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका पैथोलॉजिकल रोल। तो यहाँ पर in the type 1 diabetes, the beta cells of the pancreas are destroyed and which leading to a lack of insulin production and uncontrolled hyperglycemia. In the type 2 diabetes, the body becomes resistant to the effects of insulin which leading to elevated blood glucose level. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके का डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जो आपके टाइप 1 डायबिटीज होता है उसके अंदर जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनके डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से इंसुलिन का प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं हो पाता और जब इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड होता है आपके टाइप 2 डायबिटीज जिसके अंदर जो बॉडी होती है वो इंसुलिन के इफेक्ट्स को लेकर के रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन जो रहता है, ठीक है, उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। बॉडी जो है इंसुलिन से रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, मतलब इंसुलिन रिलीज हो रहा होता है लेकिन इंसुलिन का इफेक्ट नहीं देखने को मिल पा रहा क्योंकि इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गई है बॉडी की सेल्स, जिसकी वजह से भी अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों ही तरीके के डायबिटीज के कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। बस एक के अंदर ये है कि फर्स्ट का रीजन है बीटा सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना और सेकेंड का रीजन है बॉडी की सेल्स का इंसुलिन के इफेक्ट्स को लेकर के रेजिस्टेंस शो करना। क्लियर? देन इसकी क्लिनिकल यूजेस। So here the insulin is a mainstay treatment for the type 1 diabetes and may also be used in certain cases of type 2 diabetes when other medications have failed. It may also be used in gestational diabetes and other forms of diabetes that occurs during the pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इंसुलिन रहता है ना ये एक मेन ट्रीटमेंट के अंदर यूजफुल है। ठीक है, ये आपकी जो मेन स्टेट ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, उस टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर एक मेन ट्रीटमेंट की तरह काम करता है इंसुलिन। और आपके टाइप 2 डायबिटीज के भी जो कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर और कोई मेडिकेशन जो है यूजफुल नहीं हो पाती वहां पर इंसुलिन को डायरेक्टली ही एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है, यानी कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो पीएच है
उसके अंदर काम करने के लिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, और डायबिटीज़ के जो अदर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है, उसके अंदर अंदर भी ये क्या होता है, यूज़फुल होता है। तो प्रेगनेंसी के कंडीशंस के अंदर भी डायबिटीज़ के डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर भी ये क्या होता है, यूज़फुल होता है। तो प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, और जीआई ट्रैक्ट के जब डायबिटीज़ है तो उसमें भी दे सकते हैं, जहाँ पर ये क्या करेगा, अदर मेडिकेशंस का इफेक्ट अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो भी डायरेक्ट इंसुलिन दे सकते हैं। तीनों ही केसेस के अंदर डायरेक्ट इंसुलिन को दे करके इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो ट्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, इसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। जब आपके, या तो आप इंसुलिन को डायरेक्टली सप्लीमेंट की फॉर्म में दे सकते हो डायबिटीज की कंडीशन में, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, किसको, ग्लाइसीमिया को, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम करके जो इंसुलिन की कमी से होने वाली कंडीशन है उसको ट्रीट आउट करते हैं, और इनको कैसे लिया जाता है, ओरली रूट से लिया जाता है, दैट इज वाई इनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर oral hypoglycemic agents, that is OHA, are the medications which is used to treat the type 2 diabetes by lowering the blood glucose level. These agents work by increasing the insulin sensitivity, increasing the insulin secretions and reducing the glucose production in the liver. ठीक है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं आपके, ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन को ट्रीट करती हैं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए जब इंसुलिन से रेजिस्टेंस शो कर रही है आपकी बॉडी की सेल्स, तब दी जाती हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो कि क्या करती हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं। ठीक है, ये जो एजेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी की जो इंसुलिन को लेकर के सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है, क्योंकि इंसुलिन से रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना बॉडी की सेल्स, तो उस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है, और लीवर के अंदर ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, ग्लूकोज के सिक्रीशन को कम कर देती है। ठीक है, दैट मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, अब ये क्या फिजियोलॉजिकल रोल शो करेंगी ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो फर्स्ट है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दैट इज OHA work by improving the body's response to insulin, which is a hormone that regulates the blood glucose level. This OHA can reduce the insulin resistance and increase the insulin sensitivity, which helps the body to use the glucose more effectively and lowers the blood glucose level. ठीक है, तो यहाँ पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, बॉडी का जो इंसुलिन को लेकर के रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन है उसके अंदर क्या कर रहा है कि बॉडी में रिलीज तो हो रहा है लेकिन बॉडी की सेल्स रजिस्ट हो गई है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंसुलिन के लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको ये यहाँ पर इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से ये वो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, यानी कि क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको ये यहाँ पर बढ़ा देता है, और इस तरीके से जो ग्लूकोज का यूज है बॉडी के सेल्स के थ्रू, ठीक है, वो इफेक्टिवली होने लगता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है और बॉडी की सेल्स उसको प्रॉपरली यूज करने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पैथोलॉजिकल रोल। इसके पैथोलॉजिकल रोल के अंदर है कि OHA आर यूज टू ट्रीट द टाइप 2 डायबिटीज विच इज अ क्रॉनिक कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय high blood glucose level due to the insulin resistance or insufficient insulin secretion. This type 2 diabetes can lead to complications such as cardiovascular disease, kidney disease, nerve damage and vision loss if not properly managed. ठीक है, तो ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं इनको मेजरली टाइप 2 डायबिटीज के कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है।
ये वो क्रॉनिक कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसको यूज किया जाता है जब आपकी बॉडी की सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंस शो करती हैं या एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और क्रॉनिक कंडीशन आ गई है, तब उसको ट्रीट करने के लिए उस टाइप 2 डायबिटीज के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है OHA, दैट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है। ये जो आपके टाइप 2 डायबिटीज होती है इसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, नर्व डैमेज और विजन लॉस, ठीक है। इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया जाएगा टाइप 2 डायबिटीज को, तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज यानी कि सीवियस डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। किडनी डिजीज देखने को मिलेगी, नर्व्स आपके डैमेज हो जाएंगी और आंखें जो है विजन भी लॉस हो सकता है क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके विजन लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज के अंदर है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर यूज इन कॉन्जुगेशन विद द लाइफस्टाइल modifications such as diet or exercise to manage the type 2 diabetes. Here, different types of oral hypoglycemic agents are available, including biguanides, sulfonylureas, malignitides, thiazolidinediones, DPP-4 inhibitors, GLP receptor antagonists, and SGLT2 inhibitors, ठीक है। ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप दे सकते हो और साथ में टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन को मैनेज करने के लिए कुछ और चीजें जैसे लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि डाइट कंडीशंस को चेंज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो लाइफस्टाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन को आप और भी बेटरली ट्रीट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर क्या देंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देंगे, किसके साथ, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। सेकेंड है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बाइक्वानाइड, सल्फोनाइलयूरियाज, मैलिग्नेटाइड्स, थायोजोलिडिनडाइओन्स, DPP-4 इनहिबिटर्स, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये वो मोस्टली ड्रग्स होती हैं जो कि आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह यूज करके टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन को ट्रीट आउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो क्या होता है एस्ट्रोजन, तो देखेंगे नेक्स्ट जो सेकेंड इज एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, देखो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करेगा, तो नेक्स्ट इज द एस्ट्रोजन। हियर द एस्ट्रोजन इज एन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द ओवरीज इन वुमेन and to a lesser extent by the testes in the men. Here the estrogen plays several physiological roles in the body and it also has several pathological effects when its level are not balanced, ठीक है। तो एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो वुमेन की ओवरीज से सिक्रीट होता है, वुमेन के ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है और थोड़े अमाउंट के अंदर मेल्स के टेस्टिस से भी ये रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन होता है ये बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स यहाँ पर प्ले करता है और कई सारे पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस करेगा अगर इसका लेवल बैलेंस्ड नहीं हुआ, अनबैलेंस हो गया। दैट मीन्स ये जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, मेल्स में भी सीक्रेट होता है, फीमेल्स में भी सीक्रेट होता है और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल ये यहाँ पर प्ले करता है और अगर इसकी कमी हो जाएगी, ये अनबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कई सारी कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स के अंदर है कि द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस एस्ट्रोजन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज यूट्रस, fallopian tubes and vagina. It also helps in maintaining the functions and health of these organs. Here, the development of the secondary sexual characteristics. Estrogen is responsible for the development of secondary sexual characters in the female, such as growth of the breast, distribution of the body fat, and changes in the bodily hairs. ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है और उस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है,
ठीक है। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और वेजाइना के डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इन ऑर्गन्स की प्रॉपर हेल्थ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके फंक्शनिंग के मेंटेनेंस के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है। और साथ ही ये जो एस्ट्रोजन है ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बॉडी के अंदर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होना और बॉडीली हेयर्स का चेंज होना। ठीक है। तो मेजरली तो एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ अमाउंट में मेल्स के अंदर भी ये सिक्रीट होता है। और फीमेल्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस वो करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडीली हेयर चेंजेस, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एन एस्ट्रोजन। ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन है किस तरीके के पैथोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, तो देखो, फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर, दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कैन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Second is the endometrial cancer, in which the estrogen can increase the risk of endometrial cancer if level is not balanced. Third is the blood clot. Here estrogen can increase the risk of the blood clot, which can lead to the deep vein thrombosis or pulmonary embolism. And fourth is the ovarian cancer, in which the estrogen can increase the risk of the ovarian cancer. ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन किस तरीके का पैथोफिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर प्ले करेगा, तो इसके अंदर फर्स्ट है कि ये क्या करेगा, आपके ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि जो आपके ब्रेस्ट है वहां पर कैंसर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स अगर एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो ब्रेस्ट सेल्स हैं वो ओवर ग्रोथ करने लगेंगी, और उसके ओवर ग्रोथ की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की कंडीशंस यहाँ पर आएंगी। और एस्ट्रोजन का हाई लेवल ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है। सेकेंड है आपके एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर से क्या समझते हैं कि अगर आपके एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होगा। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब कि जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, ये यूट्रस की जो वॉल होगी, ठीक है, वहां पर की जो सेल्स होगी वो ओवर ग्रोथ करने लगेगी। ठीक है। जब एस्ट्रोजन का लेवल अनबैलेंस्ड रहेगा तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उनके अंदर आपके ओवर ग्रोथ होने लगेगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर की कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है। थर्ड है ब्लड क्लोट। ब्लड क्लोट का मतलब है कि ब्लड क्लोटिंग यहाँ पर होगी। ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगी, ब्लड क्लोट के रिस्क को भी यहाँ पर बढ़ा देगी। दैट मीन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि इसके अंदर जो डीप वेन्स होती हैं उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनके एग्रीगेशन की वजह से क्लोट हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है। एक रक्त का थक्का जम जाएगा, ठीक है, क्लोट बन जाएगा। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि जो हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जमा हो जाने की वजह से, डैब्रीज के जमा हो जाने की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्लड क्लोट के चांसेस बढ़ जाएंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशंस आ सकती है। फोर्थ है आपके ओवेरियन कैंसर, यानी कि एस्ट्रोजन का अगर लेवल बढ़ा है तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओवेरियन कैंसर मतलब कि जो ओवरीज की जो सेल्स हैं, दैट मीन सिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सिस्टाइटिस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, सेल्स जो है ओवर ग्रोथ करेंगे ओवरीज की, जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस ऑफ द एस्ट्रोजन। ठीक है। एस्ट्रोजन यहाँ पर क्या यूजेस प्ले करेगा, तो फर्स्ट है आपके हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दैट मीन्स हार्मोन्स को ये रिप्लेस। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम क्या समझते हैं कि अगर आपकी बॉडी में किसी हार्मोन का डिसबैलेंस हुआ है तो आप सिंपली क्या करो, उस हार्मोन की कमी से हुआ है ना, तो वो हार्मोन दे दो, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन, जिसके अंदर फर्स्ट है आपकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दिस
The estrogen is used in this hormone replacement therapy, that is HRT, to alleviate the symptoms of menopause such as hot flashes, vaginal dryness, and mood swings. Second is the contraception, in which the estrogen is used in combination with the progesterone as an oral contraceptive. Third is the osteoporosis treatment, in which the estrogen is sometimes used to treat the osteoporosis in the postmenopausal women. And fourth is gender affirming hormone therapy, in which the estrogen is also used in genetic affirming hormone therapy for the transgender women to develop the feminine characteristics. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रहता है आपके हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन जो है उसको एज एन हार्मोन यहाँ पर, ठीक है, एस्ट्रोजन जो रहता है उसको एज एन हार्मोन हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन है उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में, दैट इज HRT के फॉर्म में दिया जाता है, जो कि जो मीनोपोज के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको ये एलिवेट करता है। दैट मीन्स, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हार्मोन्स को देते हैं जिससे उस हार्मोन की जो कमी हुई है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं हम कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है उसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की फॉर्म में देते हैं, जो कि आपके जो मीनोपोज के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, ठीक है, विजाइनल ड्राइनेस, दैट मीन्स विजाइना में ड्राइनेस क्रिएट होगी, और मूड स्विंग्स जैसे जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये यहाँ पर ट्रीट आउट करता है। ठीक है, सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्शन, दैट मीन्स ये जो एस्ट्रोजन होता है जब इसको प्रोजेस्टेरोन के साथ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग की फॉर्म में दिया जाता है तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थर्ड इज द ओस्टियोपोरोसिस, बाय द एज जो है बोन्स फीमेल की कमजोर होने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जो किसकी वजह से हुई है, इन हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से या इनकी कमी की वजह से हुई है। तब हम यहाँ पर इनको डायरेक्टली एज ए सप्लीमेंट देते हैं जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो थर्ड इज द ओस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट इन विच द एस्ट्रोजन, ठीक है, प्लेज अ रोल इन ट्रीट द ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मीनोपोजल वुमेन्स। ठीक है, तो मीनोपोज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन यहाँ पर जनरेट होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में दिया जाता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को ट्रीट आउट करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट है कि जेंडर अफर्मिंग हार्मोन, दैट मीन्स कि ये जो एस्ट्रोजन होता है ये यहाँ पर जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स होती हैं उनके अंदर फीमाइन कैरेक्टर यानी फीमेल जैसे कैरेक्टर्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, कॉन्ट्रासेप्शन में, ओस्टियोपोरोसिस में और जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके अंदर हमने पार्ट सेकंड स्टार्ट किया था हमारा, और कुछ पर्टिकुलर हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और एस्ट्रोजन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो हमारे रिमेनिंग हार्मोन्स हैं और उनके एंटागोनिस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।